तो व्हाट्सअप आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि लास्ट के मेजर्स में मेरे कंटिन्यू, चाहे वो मेरे इंस्टीट्यूट के जिसमें मैं गोल के इंस्टीट्यूट के पेपर्स देती थी सेंटर पे बैठ के, और उसके अलावा भी बहुत सारे पेपर्स ऐसे देती थी जो कि ऑफलाइन वाला पेपर देती थी, उसमें मेरे कंटिन्यू 650 प्लस आते थे। बहुत ही कभी ऐसा होता था कि बहुत टफ पेपर आ जाता था तो मेरे 650 से नीचे आ जाते थे, लेकिन मोस्टली टाइम पे ऐसा होता था कि 650 से प्लस ही रहता था मेरा हमेशा, और रैंक भी मेरी बहुत अच्छी रहती थी हमेशा। तो ऐसा नहीं है कि ये वाली चीज़ जो है कुछ बहुत ही अलग करके आता है, नहीं, ये वाली चीज़ है जो आपकी नॉर्मल चीज़ है, उसको आप पूरे साल फॉलो करते हो, उस चीज़ से आता है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि बहुत बार इंसान बहुत पढ़ लेता है लेकिन फिर भी वो उतना अच्छा पेपर में नहीं कर पाता। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों पेपर में हम बहुत अच्छा नहीं कर पाते? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनना, वीडियो को एंड तक देखना, चीज़ों को फॉलो करना, फिर आपको उसका रिजल्ट खुद ब खुद नज़र आ जाएगा। और अभी भी आपके पास 20 दिन है, तो बहुत अच्छे से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो काम डाउन और अच्छे से एक एक चीज़ सुनना, ठीक है? सबसे पहले कि मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा कैसे आते थे, कि हमारी जो चीज़ें ख़राब होती है या फिर हमारी चीज़ें पूरी नहीं ख़राब होके कोई पार्ट वाइज़ कोई 2-4 चैप्टर जो ख़राब होता है, हम उस पे इतना दिमाग लगा देते हैं कि जो बाकी पीछे के जितने चैप्टर्स, मेरे 80 चैप्टर अच्छे हैं ना, हम उससे मार्क्स लाने की कोशिश ही नहीं करते। देखो मैं क्या करती थी कि जहाँ पे मेरी कमी होती थी मैं उस पे वर्क करती थी, लेकिन जहाँ मेरा अच्छा चैप्टर था उसमें मेरा था कि मुझे एक सिंगल मार्क्स भी लूज़ नहीं करना है। और यही सबसे मेन चीज़ होता है, ट्रस्ट मी, यही सबसे मेन चीज़ होता है कि एक मार्क्स भी उस पे लूज़ नहीं करना है। तो मेरा ऐसा होता था कि बायो एनसीईआरटी में बहुत बार रोज़ डेली उठ के 5 चैप्टर डेली सुबह एनसीईआरटी लास्ट के पूरे 1 मंथ तक पढ़ती थी। मेरा था कि लास्ट के 1 मंथ में बायो जो है उसमें एक सिंगल चीज़ भी मेरी गलत नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई चीज़ मेरी गलत होती थी, तो मेरे को था कि मेरे को वो वाले ही पॉइंट पे फ़ोकस करना है, जहाँ मेरी अभी भी कमी है मुझे वहीं फ़ोकस करना है। देखो, आपके मार्क्स तभी इम्प्रूव होंगे जब आप अपनी गलती सही करोगे, सही चीज़ों को सही करके मार्क्स नहीं इम्प्रूव होगा। अपने गलती को जो आता है उसमें क्या कमी है, जो चीज़ मैंने कर ली है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूरा सिलेबस नहीं करते हैं, तो जो जितना मैंने किया है उसमें मेरी क्या गलती हो रही, उसमें भी मेरी कहीं न कहीं कमी हो रही, उसको इम्प्रूव करो, उसको सही करो। उसपे मार्क, उसपे बहुत ज़्यादा टाइम दो, उसपे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसपे पीवाईक्यू करो, उसके फॉर्मूला को पढ़ो। यही सारी चीज़ें मैं करती थी। कि दूसरी चीज़ कि बायो के पेपर में मैं बहुत ध्यान से करती थी, और बायो का पेपर मैं 2 से 3 बार के इसमें करती थी। फर्स्ट टाइम में मैं जिसमें 101% श्योर रहती थी, 100 नहीं 101% कि ये मेरा गलत नहीं है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन अटैम्प्ट लेती थी फर्स्ट टाइम में। उसके बाद जब मैं सेकेंड टाइम में बायो में आती थी, तो उस टाइम पे जो मेरा थोड़ा सा डाउट रहता था उसको मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लेती थी। ऑप्शन एलिमिनेशन मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में वो आता है जो बिल्कुल ही याद नहीं आना, सेंटर पे बैठ के हर सेंटर पे होता है, हर टेस्ट में होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं याद आ रही, पढ़ी हुई है बट बिल्कुल याद नहीं आ रही, वो मैं बिल्कुल लास्ट में अटैम्प्ट लेती थी। और ऐसा होता था कि कई बार उसमें से 1-2 क्वेश्चन छोड़ देती थी, लेकिन मेरा मोस्टली ट्राई होता था कि अब जब मेरा लास्ट मंथ आ चुका है, तो इस टाइम पे मैं अपना पेपर में क्वेश्चन नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं छोड़ती थी। मैं लास्ट के मंथ में ऐसा होता था कि मुझसे जितना हो सके मैं उतना मैक्सिमम से मैक्सिमम अटैम्प्ट करूँ, 180 में 178, 179। दूसरा तो ये हो गया कि मैं अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा लेती थी, तो इस तरह से मेरा बायो ये होता था। दूसरी चीज़ बायो में मैं क्या करती थी कि बायो में जो भी चीज़ें मेरी भूलने वाली चीज़ है, वो हर टेस्ट से पहले मैं 1.5 आवर के लिए वो भूलने वाली चीज़ें अपने, जो भी जहाँ पे भी मैंने लिखा था छोटी-छोटी जगहों पे, अपने वॉल पे लिखा हुआ था, अपने पेपर्स में लिखा हुआ था, एनसीईआरटी पे कहीं लिखा था, वो मैं 1.5 आवर टेस्ट से पहले मैं सिर्फ वही कर रही होती थी। तो इससे क्या होता था कि जो गलतियाँ मेरी छोटी-छोटी होने वाली है, 5-6 गलतियाँ होने वाली थी अगर वो नहीं पढ़ के जाती, तो वो 5-6 गलतियाँ हट जाती थी और उससे 25 नंबर और इंक्रीज़ हो जाता था। तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ है, लेकिन मैं हर जगह पे एकदम ध्यान देती थी। दूसरी चीज़ कि जब मैं बायो का पेपर कर रही होती थी, तो मैं मतलब एक-एक वर्ड ऐसे-ऐसे करके, मतलब एक-एक वर्ड पे ध्यान देना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गोल लगा देना, नहीं, एक-एक वर्ड पे ध्यान देना। नॉट, इज़, आर, ये, वो, मतलब सब कुछ ध्यान देती थी मैं। बिल्कुल अटेंटिव होके करती थी। मार्क्स वार्क्स का मैं कभी पेपर में नहीं सोचती थी बैठ के। मार्क्स का बिल्कुल सोचना ही मत। पेपर करना, पूरे अच्छे से पेपर करना। और अगर मुझे एकदम 101% भी कन्फर्म होता था ना कि फर्स्ट ही ऑप्शन होगा, मैं तब भी लास्ट ऑप्शन तक पढ़ती थी हमेशा। हर नीट में भी मैंने यही किया था, हर सब्जेक्ट में करती थी। अगर मैं पूरा कंफर्म होती थी कि फर्स्ट ऑप्शन होगा, मैं तब भी लास्ट ऑप्शन तक पढ़ती थी, हमेशा ऐसा करती थी। और कई बार ऐसा सही होता है, क्योंकि पहले बार में जो 101% श्योर होता है, उसका दूसरा वाला भी 101% श्योर होता है, और नीचे लिखा रहता है बोथ 1 एंड 2, और वो नहीं देखो, ऊपर लगा दो, बोथ 1 एंड 2 रहता है उसका आंसर।
तो इस तरह से क्या होता है कि अपन बायो में बहुत बल्क में नंबर ले आते हैं। अगर बायो में बल्क नंबर लेके आ गए ना तो उधर लाना बहुत आसान हो जाता है। और अगर बायो ही आपका 270, 280, 290 चल रहा होता है तो उधर तो नहीं आएगा, आपको ऑलरेडी 70-80 नंबर तो इधर ही चला गया। तो ऐसा कोशिश करती थी कि 355, 360, 350 इतना ही मार्क्स रहे बायो में। और ये सारी जो चीज़ें बताई है, अगर आपने कर लिया ये सारी चीज़ें तो ट्रस्ट में आपके बायो में मार्क्स 350 में ही रहेंगे, ठीक है। अब मैं आती हूँ कि मैं केमिस्ट्री में किस तरह करती थी। एक तो पूरे दिन टेस्ट भी देना है, साथ में रिवीजन भी करना है। तो केमिस्ट्री में, मैं फिजिकल केमिस्ट्री में ना हर दिन 3 से 4 चैप्टर का फॉर्मूला रिवाइज करती थी, हर दिन, मतलब डेली बेसिस पे। ऐसा लगता है बहुत बार, मतलब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि फॉर्मूला मेरे को याद हो चुका है, अब मुझे नीड नहीं है उसको याद करने की। लेकिन जब अपन सेंटर पे बैठते हैं ना, ट्रस्ट मी, वहाँ इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग से गायब हो जाएगी कि तुम सोच नहीं सकते। बहुत कुछ उड़ जाएगा तुम्हारे दिमाग से और तुम बहुत परेशान होगे वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पे बैठना, तो फॉर्मूला को बहुत अच्छे से इतना प्रिपेयर करके जाना कि कितना प्रेशर हो, इन्विजिलेटर परेशान कर दे, सिचुएशन ख़राब हो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो, तब भी मैं सब भूल जाऊँ, बस फॉर्मूला ना भूलूँ। ये हमेशा याद करके इतना कर लेना तुम अपने फॉर्मूला को। और इसके लिए मैं डेली 3 से 4 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला करती थी। और मुझे भी पता है उसमें करने में 1 घंटे लगते हैं और इससे ज़्यादा सच में नहीं लगता है। तो मैं क्या करती थी, मेरे पास एलन का हैंडबुक था, तो मैं वहाँ से अपना फॉर्मूला रिवीजन करती थी, ठीक है। और अगर आपके पास आपका शॉर्ट नोट्स है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में 2 ही चैप्टर में बनाया था शॉर्ट नोट्स, बाकी में नहीं बना पाई थी, तो मैं कहीं से हैंडबुक से कर लेती थी। तो और मैं डेली 3 से 4 चैप्टर करती थी। है कि अपन इनऑर्गेनिक का कैसे करें, तो इनऑर्गेनिक लास्ट डे वाली चीज़ नहीं है कि आप लास्ट डे पे पढ़ के जाओ टेस्ट से पहले, नहीं। इनऑर्गेनिक आप मोस्टली प्रिपरेशन पहले ही कर चुके हो, उसको थोड़ा थोड़ा बस आप रिवाइज करोगे, देखोगे कि अच्छा ओके ये वाला टेबल है, DNF ब्लॉक के सारे टेबल, सारा कलर, रिएजेंट, केमिकल रिएक्शन, ये सारी चीज़ें लास्ट में आपको देख के जाना है। टेस्ट से पहले 1 घंटे पहले आपको वो सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। तो इनऑर्गेनिक में जो आपके MCQs आने वाले हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें जब हो जाती है ना, तो फिर वो गलत नहीं होता, क्योंकि मोस्टली जो टेबल वाली चीज़ें हैं ना, तुम लिख के ले लो, वही तुम्हें फंसाएगा पेपर में, और वो फंसाएगा। और इस बार 2026 में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बल्क में आने वाला है DNF ब्लॉक का क्वेश्चन, क्योंकि पहली बार में 24 में थोड़ा सा आया, एक आया, फिर 25 में थोड़ा सा ज़्यादा आया, और 26 में बहुत ज़्यादा आने वाला है DNF ब्लॉक। तो DNF ब्लॉक को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, बहुत अच्छे से सारे टेबल्स को करना, डेली बेसिस पे करना, ठीक है। तो उसके इस तरह मैं इनऑर्गेनिक करती थी। अब ऑर्गेनिक पे आते हैं। तो ऑर्गेनिक में मैं क्या करती थी कि ऑर्गेनिक में या तो मेरे पास एग्जाम्पलर था तो मैं एग्जाम्पलर पढ़ लेती थी, या फिर मैं करती थी कि देखो ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शन, तुम्हें सब सारे रिएक्शन तुमने पढ़ लिया है, बहुत सारे भूलोगे, बहुत सारे याद है। लेकिन मैं क्या करती थी कि अब मैं सारे चैप्टर्स तो नहीं पढ़ सकती, तो वो जो 3-4 चैप्टर का जो मैंने ऑर्गेनिक का पेज में लिखा हुआ है रिएक्शन, मैं वो पढ़ लेती थी। और उसके अलावा बहुत सारे जो कंपाउंड मैंने अलग से लिखा हुआ है, जिसमें कंपाउंड का अलग अलग नेम है, एक से ज़्यादा नेम है, मुश्किल नेम है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड नेम्स वगैरह होते थे, तो मैं वो सारा डायरी भी पढ़ लेती थी। तो वो डायरी जो कॉम्प्लिकेटेड वाली होती थी, उसके अलावा जो सारे रिएक्शंस के डायरी होते थे वो, और NCERT के कुछ जो टेबल्स होते थे जिसमें बहुत सारी चीज़ें दी रहती, कलर वगैरह दिया हुआ रहता है, वो बस ये सारी चीज़ें मैं टेस्ट से पहले करके जाती थी। तो इससे क्या होता था कि इन ऑर्गेनिक का तुम्हें वो वाला कंप्लीट रिएक्शन वाला जो होता है वो तुम तो ऑब्वियसली पूरे साल सीख चुके हो ऑलरेडी। अब तुम्हें क्या सीखना है कि जो छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं उसको ख़त्म कैसे किया जाए, ताकि हमारे बहुत ज़्यादा 20-25-30 नंबर जो इससे कट रहे हैं वो ना कटे। तो वो इन सब चीज़ों से नहीं कटता है जो मैं तुम्हें अब बता रही हूँ। तो ऐसे करोगे तो तुम्हारे ऑर्गेनिक में भी मसला नहीं होगा। इसके बाद अपन आते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स में देखो आप पूरा साल निकल चुका है, अगर अब मैं बोलूँगी कि फिजिक्स तुम अभी बहुत अच्छा कुछ कर लोगे तो नहीं। अब पर आपका अच्छा है, अब फिर भी इम्प्रूव नहीं हो रहा, फिर भी मार्क्स आपके नहीं बढ़ रहे, तो अब क्या किया जाए। तो अब मैं बताती हूँ कि इस टाइम पे जब आपके सब कुछ अच्छे होने के बाद भी आपके मार्क्स नहीं इम्प्रूव हो रहे, तो अब आप ये काम करो कि फिजिक्स में सिर्फ फॉर्मूला PYQ इतना करो। उसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स और कुछ कुछ चैप्टर्स जो सेमीकंडक्टर हैं इनके NCERT एक बार थ्रोली पढ़ लो। बाकी जितना भी पूरा का पूरा 11th का फिजिक्स का समरी, पॉइंट्स टू पॉन्डर, और 12th के फिजिक्स का समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर। मैं बताती हूँ, तुम 5 साल 10 साल के PYQ खोल लो, थ्योरी क्वेश्चन खोल लो उसके, और उसके बाद तुम जाना सबके समरी में जाना, तुम्हें हर चीज़ वहाँ समरी में मिलेगा। तो आज से, और मैं भी ये की थी कि लास्ट के 1-1.5 महीने जब मेरे बचे हुए थे ना, 1 and 1.5 मंथ जब बचा हुआ था,
तब मैं अपना समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़ती थी, और मैं डेली पढ़ती थी। डेली मैं 4-5 चैप्टर, बहुत छोटा-छोटा होता है, बहुत छोटा, तो डेली मैं 4-5 चैप्टर समरी एंड पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़ती थी। और ये तुम आज से स्टार्ट कर दो, डेली समरी एंड पॉइंट्स टू पॉइंटर रात में पढ़ लेना 3-4 चैप्टर्स के, ठीक है? 2 बार भी अगर आपने कर लिया ना तो फिर वो मोर देन सफिशिएंट है, वो याद हो जाता है। वो समरी, क्योंकि आपको ऐसा थोड़ी ना बिल्कुल ही याद कर लेना, वो मोस्टली कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहता है, तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो उससे ऐसा होगा कि 2-3 क्वेश्चन कन्फर्म रहता है कि फिजिक्स में 3-4 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे थ्योरी से। तो वो जो 16 नंबर है या फिर तुम्हारे गलत होने की वजह से 20 नंबर हो जाएंगे, तो वो चीज़ आपकी नहीं कटेगी, वो आपके 16 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे उस थ्योरी में। 16 नंबर 20 नंबर जितना भी हो वो आपकी कन्फर्म हो जाएंगे, और वो बहुत बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है तुम सोच नहीं सकते। उसके अलावा फॉर्मूला रिवाइज करके पीवाईक्यू करके अपना क्वेश्चन जो होगा, पीवाईक्यू ना बहुत अपने कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करना, याद करके मत करना कि याद करके करें। उसके अलावा जब आप अपना पेपर दे रहे हो तो आप देखो, अगर आप मॉड्यूल पूरा करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? जो ऑनेस्टली है, मॉड्यूल नहीं हो पाएगा आप पूरा। तो देखो, एक काम करो कि आप अपने पेपर्स में फिजिक्स में जितने भी आपके गलत हो रहे हैं, अभी भी अगर मान लो अगर आपके 10+ गलत हो रहे हैं फिजिक्स में, तो आप एक काम करो कि उस फिजिक्स में जो 10+ गलत हो रहे हैं उसको जाके सीख लो अपने मॉड्यूल से, उसको जाके अपने नोट से सीख लो। बस यही करो कि हर पेपर दो, और अभी से कंटिन्यू कम से कम 10-12 पेपर दो, ठीक है? 10-12 पेपर दो, और जितने फिजिक्स में गलत हो रहे हैं, मोस्टली फिजिक्स में बता रही हूँ ये चीज़, मोस्टली फिजिक्स में जितने भी आपके 10-12 गलत हो रहे हैं उसको जाओ मॉड्यूल में ढूंढो, मॉड्यूल में उसको पढ़ो थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन बना लो, फिर उसके बाद उसको नोट्स में देखो, और उसके बाद नोट्स में उसको पढ़ो और क्वेश्चन बना लो। देखो तुम्हारा वो टॉपिक ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद हर पेपर में ऐसे करोगे ना तो तुम्हारा कम से कम 10-15 टॉपिक ठीक हो जाएगा, और उस 10-15 टॉपिक से कम 7-8 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में, और वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना फिजिक्स को कम से कम अभी भी आप 60 नंबर इंप्रूव कर सकते हो, अगर मेरा जो मैं बताई हूँ अगर वो आप फॉलो करोगे तो सच में हो जाएगा, ट्रस्ट में हो जाएगा, कर लोगे आप। तो इस तरह से कर लेना, इस तरह से फिजिक्स इंप्रूव हो जाएगा। और डेली मैं क्या करती थी कि डेली में 4-5 चैप्टर्स फिजिक्स के फॉर्मूला रिवाइज करती थी, और डेली 2-3 चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला रिवाइज करती थी, ऑर्गेनिक का वो शीट पढ़ती थी। फिजिक्स बायो सुबह उठते ही मैं 5 चैप्टर बायो के पढ़ लेती थी, बिना किसी गैप के मैं कंटिन्यू 5 चैप्टर बायो के डेली पढ़ती थी। तो ये मैं करती थी। और उसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई, अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना, फॉर्मूला बहुत सिंसियरली करना। फॉर्मूला सब बोलता होगा, लगता है एक ही बात बोल रहा है, नीचे सेंटर पे बैठ के हम लोग को रियलाइजेशन होता है कि बहुत बड़ी गलती की है कि फॉर्मूला अच्छे से नहीं पढ़े, इसलिए सब फॉर्मूला बोलता है। उसके अलावा पीवाईक्यू को अच्छे से करना। अब सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो आपसे नहीं बने हैं, सिर्फ वही वाला पीवाईक्यू करना है, पूरा पीवाईक्यू नहीं करना है। एक और इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है, मैं चाह रही हूँ कि मैं एक Q&A वीडियो बनाऊँ जिसमें आपकी जितने भी नीट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, और कुछ जो भी आपके पर्सनल चीज़ें हों जिससे आप अभी परेशान चल रहे हो, वो आप मुझे जाके कमेंट सेक्शन में बताओ। जितने भी आपके नीट से रिलेटेड क्वेश्चन हो वो आप जाके अपने कमेंट सेक्शन में बताओ। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं, बहुत सारा पर्सनल मैसेज भी आता है, बहुत सारे DMs आते हैं कि मुझे ये चीज़ें पूछनी है, और इतने सारे DMs मैं नहीं दे पाती जवाब, क्योंकि मेरा खुद का एक कोर्स है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, 8-8 घंटे की क्लास होती है, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, तो वहाँ पे टाइम नहीं मिल पाता। तो इसलिए तो ये वाली चीज़ें जो है वो मैं सोची हूँ कि एक वीडियो ही बना लूँ जिसमें मैं कोशिश करूँ कि जितना मैक्सिमम हो सके और जितना यूज़फुल क्वेश्चन हो सके मैं उसका आंसर दूँ। प्लीज़ यूजलेस क्वेश्चन मत पूछना। नीट से रिलेटेड सारी जितनी क्वेश्चन हो सके आप जाके कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं कमेंट में भी ये चीज़ें डाल दूँगी कि जितना भी नीट से रिलेटेड क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगी कि मैं Q&A पे लेके आऊँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखो। ऑल द वेरी बेस्ट। और काम डाउन, बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, सब अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बस अभी बहुत शांत रहो, बहुत काम रहो, मस्ती करो, थोड़ा सा घूमो वगैरह भी, थोड़ा सा खाओ वगैरह अच्छे से। बाहर बहुत गर्मी हो रही है तो अपने आप को डिहाइड्रेट मत होने देना, पानी बहुत अच्छे से पियो। और एकदम गर्मी और एकदम ठंडी में भी नहीं रहना है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर रहने की कोशिश करो। और उस दिन बहुत गर्मी होगी, मेंटली प्रिपेयर रखो खुद को कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और बहुत परेशान होगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करो अपने सारे दोस्तों में, और उनको बताओ कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं उनको सारे जवाब दूंगी नेक्स्ट Q&A वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।